हाँ, तो हमने कार्बन चक्र देख लिया। अब हम लोग को देखना है नाइट्रोजन चक्र। जो गैसीय चक्र में है नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन चक्र में देखिए क्या है, नाइट्रोजन के बारे में पहले जान लेते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कारगर साबित होता है, सहयोग जो करता है, वो राइजोबियम नामक जीवाणु है। क्या है? राइजोबियम नामक जीवाणु है, जो कि दलहन के पौधों के जड़ों में पाया जाता है। जो दलहन के पौधे होते हैं, तिलहन के, जिसके जड़ों में वो पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर किसी गैस की मात्रा है तो वो है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा 78% है। अब देखिए नाइट्रोजन होता कैसे स्थिरीकरण। तो मृदा है, मिट्टी, मिट्टी में क्या हुआ, मिट्टी में पौधा लगाया गया, पौधा लगाया गया कोई भी चीज का। अब मिट्टी से क्या हुआ, राइजोबियम, ये पौधे में राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को डाल दिया गया, नाइट्रोजन को डाल दिया गया। अब नाइट्रोजन आ गया पौधे में, पौधे को अब जो जीव खाएंगे उन जीवों में नाइट्रोजन की मात्रा चली जाएगी, यानी पौधों के माध्यम से जीवों में नाइट्रोजन चला जाएगा। अब जीव के मृत्यु के बाद, वो जीव की अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद वो जीव अपघट्य हो जाएगा, यानी अपघटन क्रिया द्वारा जैविक और कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व उसको मृतजीवी नष्ट कर देंगे, और नष्ट करने के बाद पुनः वो धरती के अंदर नाइट्रोजन या वातावरण में नाइट्रोजन चला जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, या नाइट्रोजन चक्र है। ये आपको साइकिल बना के और लिख देना है बस। अब देखिए फास्फोरस चक्र क्या है। फास्फोरस चक्र के बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि फास्फोरस का भंडार चट्टानों में होता है। फास्फोरस स्वतः रूप में नहीं, भले हमारे शरीर में होते हैं, हमारे हड्डियों में होते हैं, दांतों में होते हैं, किंतु फास्फोरस जो है, फास्फोरस होता है ऐसे नहीं होता है। ये मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फोरस पाया जाता है। जो चट्टान होते हैं, पर्वत पहाड़ के चट्टान जो होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए चट्टान, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। चट्टान द्वारा देखिए लोगो बनाया गया है। चट्टान द्वारा कहाँ चला गया, मिट्टी में चला गया। चट्टान जो टूटेंगे फूटेंगे उसके द्वारा मिट्टी में चले गए चट्टान के माध्यम से, और चट्टान से मिट्टी में जब आने के बाद मिट्टी में जो पौधा उगेगा, पौधा के अंदर आ गया फास्फोरस। अब पौधा का भक्षण करेंगे जंतु, जंतु के शरीर में चला गया। अब जंतु की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु होने के बाद मृतजीवी फिर क्या करेंगे, इसका अपघटन करेंगे, और अपघटन करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, और मिट्टी से फिर फास्फोरस मिट्टी में फिर मिल गया, चट्टानों में चला गया। तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम द्वारा दिखाया गया है। ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है आपका फास्फोरस का, और उसी तरीके से होता है सल्फर का। तो ये था आपका चक्र, जो कि आप पढ़ चुके हैं। 4 चक्र आपने पढ़ा है। अब देखना है आपको पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड है क्या, ठीक है। ऐसे तो गीजा का पिरामिड आप लोग सुने होंगे, लेकिन वैसे पिरामिड नहीं, और पिरामिड होता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोसिस्टम का पिरामिड कैसे होता है, पहले इसकी परिभाषा जान लें। कह रहा है कि एक पारितंत्र में विभिन्न जीवों की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा का आरेख द्वारा प्रदर्शित चित्र को ही क्या करते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। यानी किसी जीव की संख्या कितनी है, उसमें कितने ऊर्जा है, कितनी उसकी अनुभार है, यानी कितना उसका वजन है, इसके अकॉर्डिंग जो आरेख दिखाया जाता है, उसी आरेख को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। आपके बुक में भी देखिए पिरामिड बताया गया है। ये 3 तरह का पिरामिड दिखाया गया है। 3 यानी पहला दिखाया गया है आपका जीवों वाला, दूसरा दिखाया गया है जीव भार वाला, और तीसरा दिखाएगा संचित ऊर्जा वाला। मैं एक से ही सारा तीनों का तीनों समझा दे रहा हूं। देखिए जो जीव के संख्या वाला जो पिरामिड होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी बढ़ते से घटते क्रम की ओर होता है, ठीक है। यानी नीचे जो होगा वो हमेशा उत्पादक होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। जब भी जो भी पिरामिड रहेगा, पिरामिड में नीचे उत्पादक होते हैं और ऊपर में उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता में 3 आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। और आधार नीचे वाला भाग होता है। पिरामिड का नीचे वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, आधार होता है, और ऊपर वाला भाग को शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने एक वन पारितंत्र बनाया, वन यानी जंगल। अब जंगल में क्या है, जंगल वाला पारितंत्र मैंने बनाया है। जंगल में सपोज दैट कि पेड़ पौधे हैं, क्या है, पेड़ पौधे उत्पादक के रूप में होते हैं, क्योंकि उत्पादक सबसे नीचे होता है। तो उत्पादक के रूप में पेड़ पौधे हो गया। पेड़ पौधे को क्या किया, हिरण खा गया। अब हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, हिरण को कोई और जीव खा गया, और उसके बाद उसको शेर खा गया, वो क्या हो जाएगा, द्वितीय तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा, फिर अपघटक हो जाएगा वो।
तो इस तरीके से ये जो आरेख दिखाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पिरामिड। ठीक है। अब अगर वो भार वाला संख्या वाला पिरामिड हो तो संख्या, यानी मान लिए कि जैसे पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, हिरण की संख्या उससे कम है, उससे कम बाघ की संख्या है, तो ये संख्या वाला भी पिरामिड हो जाएगा। ऊर्जा वाला भी पिरामिड हो जाएगा। किस जीव में ऊर्जा ज्यादा है, उससे कम किस में है, उससे कम किस में, उसमें कम किस में है, तो ये होता है ऊर्जा का पिरामिड। यानी तीनों पिरामिड ऐसे ही होगा जिसमें एक पिरामिड आपका नीचे से जाएगा और दूसरा पिरामिड आपका, अगला पिरामिड जो आपका ऊपर से नीचे आएगा। अगर पूछेगा कि पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, हो सकता है पूछ दे, तो पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पिरामिड जीवों की संख्या का पिरामिड। क्या होता है? जीवों की संख्या का पिरामिड। दूसरा होता है जीवों के जीवभार का पिरामिड और तीसरा होता है जीवों में संचित ऊर्जा का पिरामिड। ये तीनों पिरामिड होते हैं। अब देखिए, अगर जीवों की संख्या का पिरामिड जैसे ही पूछा जाएगा तो जीवों की संख्या का पिरामिड 2 प्रकार के होते हैं। जीवों की संख्या का पिरामिड क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। स्थलीय और जलीय पढ़ा था, जलीय और स्थलीय। अब देखिए, जलीय का मतलब होता है जल में रहने वाले जीवों का पिरामिड और स्थलीय यानी स्थल पर रहने वाले जीवों का पिरामिड। अगर जलीय पिरामिड को लेकर चला जाए तो मान ले सपोज दैट यहाँ जलीय पिरामिड है, तो उत्पादक में कौन से हो जाएंगे? उत्पादक में हो जाएंगे जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग पादप पलवन कहते हैं। ये जंतु पलवन कहते हैं? नहीं, पादप पलवन कहते हैं। जो उत्पादक होते हैं समुद्री या तालाब या नदी कहीं पे भी, जो जल में रहने वाले जलीय जो होंगे वो पादप पलवन कहलाते हैं, जिसमें अमीबा पैरामीशियम भी आ जाएगा, आपका जो स्वतः उगते हैं पौधे वगैरह वो सब भी आ जाएंगे जो पादप पलवन में होते हैं, यानी वो हो जाएंगे उत्पादक में। उत्पादक को मान लिए नष्ट करेगा केकड़ा और भी जो जीव होते हैं वो नष्ट करेंगे। उसको मछलियां खाएंगी, मछलियां को बड़ी मछलियां खाएंगी, तो वो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा और अंत में तृतीय उपभोक्ता, और पुनः अपघट होकर फिर से वो धरती के मतलब समुद्र में ही वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में विलय हो जाएगा। तो ये ऐसे जलीय आपकी होगी। स्थलीय की अगर बात की जाए तो स्थलीय में आपका फिर हो जाएगा जंगल को आप ले सकते हैं, वन को ले सकते हैं। वन में क्या हो जाएगा? आपके पेड़ पौधे हो जाएंगे। पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी, तो पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी तो नीचे वाले पिरामिड में होंगे। और फिर उसको खाने वाले अगर कीड़े मकोड़े हैं तो उसकी संख्या ऊपर हो जाएगी, चाहे हिरन हो जाएंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। फिर क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे, जो कि उस कीड़े मकोड़े खाएंगे। तृतीय उपभोक्ता यानी उसको खाएंगे और फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अपघट के माध्यम से ये नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जलीय हो या स्थलीय हो पिरामिड, जो कि जीवों की संख्या वाले पिरामिड के तहत आते हैं, ये हो जाएंगे। अब जो आपको पढ़ना है ऊर्जा का प्रवाह पढ़ना है कि ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे है। पोषक चक्रण भी आपने देख लिया, पिरामिड भी आप लोगों ने देख लिया।